जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन की इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2024 के लिए सी सेट के इंटरपर्सनल स्किल के एक महत्वपूर्ण क्लास को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक देख रखा था कि अन्योन्य क्रिया संप्रेषण क्या होता है। देखिए, कोई भी ऐसा संप्रेषण जो कंप्यूटर, टेलीशॉपिंग, इंटरनेट, मोबाइल, इन सब के माध्यम से किया जाता है उसे अन्योन्य क्रिया संप्रेषण कहते हैं। देखिए, अन्योन्य क्रिया संप्रेषण ऐसा होता है कि दो व्यक्ति, मान के चलेगा यहाँ पर एक व्यक्ति है और यहाँ पर एक दूसरा व्यक्ति है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन के लिए आप किसी उपकरण का प्रयोग करें। जैसे यहाँ पे एक मोबाइल है, यहाँ पर भी एक मोबाइल है, तो इसे कहते हैं अन्योन्य क्रिया संप्रेषण। इतनी क्लास हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख रखा था। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, यहाँ से, है ना। लेकिन इससे पहले कुछ ज़रूरी सूचना है आपके लिए। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा। और दोस्तों, जिन्होंने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखा है तो आप उस पर 5 स्टार की एक रेटिंग ज़रूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब आगे अपने क्लास की ओर। यहाँ पर दिया प्रभारी होने के नाते, देखिए आप किसी विभाग के प्रभारी हैं, आपका दायित्व है कि निवासियों को स्वस्थ और जीवन स्तर सुधारने हेतु परिवार नियोजन की आवश्यकता तर्क संगत रूप से समझाना चाहिए। मान के चलिए यहाँ पे एक गांव में आप प्रभारी के तौर पर हैं, तो निवासी जो वहाँ के हैं, मतलब जो भी लोग हैं, उनको स्वस्थ जीवन और जीवन स्तर सुधारने के लिए क्या क्या काम करना चाहिए, परिवार नियोजन की क्या आवश्यकता है, इसे तर्क संगत रूप से समझाना चाहिए, जिससे वर्तमान नीति के कड़े विरोध को समाप्त किया जा सके। वर्तमान नीति के कड़े विरोध का तात्पर्य है, जैसे मान के चलिए गवर्नमेंट ने एक नियम अप्लाई कर दिया कोई भी, है ना। जैसे ऐसे समझिएगा कि आज के समय में नियम चल रहा है कि जो लिंग परीक्षण है ना, लिंग परीक्षण है, ये कानूनी अपराध है। अब ऐसे समझिए, जब ये आज के समय में मतलब सामान्य है, ठीक है, चल रहा है, जब इसे लागू किया गया होगा, कोई भी नियम जब नया नया लागू किया जाता है तो उसका कुछ ना कुछ विरोध होता है, तो इसके विरोध को समाप्त किया जा सके, है ना। जो भी वर्तमान नीति इसका कड़ा विरोध है, इसके बारे में आप अच्छे से उन्हें समझा पाएँ और इसे समाप्त कर सकें। बाद में इसे समाप्त करने के लिए उन लोगों से भी प्रत्यक्ष रूप से बात करने का आग्रह करेंगे जिनका बंध्याकरण हो चुका है या जो गर्भ निरोधक का प्रयोग करते हैं। देखिए, और जो विरोध है ना, मतलब कोई भी विरोध चल रहा है, अगर उसे समाप्त करना है तो आप उनसे मिलिए जिनका बंध्याकरण हो चुका है, क्योंकि वो लोगों को सामान्य तरीके से समझा पाएंगे, या फिर जो गर्भ निरोधकों का प्रयोग कर रहे हैं वो भी समझा पाएंगे कि इसके क्या लाभ हैं। अब आगे यहाँ पर अगला बिंदु दिया दोस्तों, किसी व्यक्ति किसी तथ्य को सुनने का के पश्चात सोचेगा, उस पर विश्वास करेगा और तदुपरांत उसी आधार पर कार्य करेगा। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को कोई तथ्य बताया गया, सबसे पहले उसे सुनेगा, उसके बाद उस पर मतलब सोचेगा, विचार करेगा और उस पर विश्वास करेगा और उसके उसी आधार पर कार्य करेगा। यहाँ पर दिया डोनाल्ड पेल्ज, है ना, ये 1952 की बात है, ने संगठनात्मक संचार मतलब ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन के अंतर्गत यह सिद्ध किया कि प्रबंधनकर्ता अथवा नेतृत्वकर्ता की योग्यता और समर्थिता के द्वारा कर्मचारियों अथवा अधीनस्थों के साथ प्रभावी संबंध और स्पष्ट संचार का मार्ग प्रशस्त होता है। देखिए, मतलब यहाँ पे जो पेल्ज नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने ये बताया, वैज्ञानिक कहने का मतलब जो दार्शनिक हैं जिन्होंने इस फील्ड में अपना योगदान दिया है, उन्होंने ये बताया कि जो संगठनात्मक संचार है, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन है, ये क्या चीज़ है कि जो भी प्रबंधन करता है, मतलब जो भी प्रबंधन कर रहा है या फिर जो नेतृत्व करता है, इसकी योग्यता और समर्थिता के आधार पर ही क्या होगा, इसे अच्छा प्रशस्त किया जा सकता है। इसी सिद्धांत को पेल्न प्रभाव कहा जाता है। इस प्रकार उपयुक्त ऊपरीगामी प्रभाव के साथ संयुक्त वरिष्ठों की समर्थिता को
वेल्स प्रभाव स्पष्ट करता है। ठीक, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान को लागू करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इस आंदोलन का राजदूत बनने के लिए सुप्रसिद्ध व्यक्तियों से अनुरोध इसलिए किया जा रहा है कि सुप्रसिद्ध व्यक्तियों के द्वारा अधिक से अधिक नागरिक इस कार्यक्रम से प्रेरित होंगे। देखिए, जो सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान का मिशन चलाया है ना, आपने देखा कि जितनी भी प्रसिद्ध हस्तियां थी, सबने इसमें कुछ न कुछ प्रचार किया, सबने स्वच्छ भारत योगदान मिशन में कुछ न कुछ योगदान दिया। तो इनका सहयोग इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि इन व्यक्तियों को देख करके और भी लोग प्रेरित होंगे। जैसे मान के चलिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे रखते हैं। मान के चलिए आपका फेवरेट प्लेयर है विराट कोहली, है ना। आप एक सामान्य से एग्जाम्पल कोई भी हो सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल मैं समझाने के लिए रख रहा हूँ, है ना। विराट कोहली, अब देखिए इनकी जो हेयर स्टाइल है, इनकी जो बियर्ड स्टाइल है, ये लोगों के द्वारा फॉलो किया जा रहा है। अगर ये कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो पब्लिक उसे 100% मानेगी, मतलब जो भी इनके फॉलोअर हैं उसमें ज़्यादातर लोग इसका पालन करेंगे। तो इसीलिए अगर कोई सुप्रसिद्ध व्यक्ति शामिल होगा तो स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा दिया जा सकता है। आगे दिया है विज्ञापन के मुख्य उद्देश्य। देखिए, अब कोई भी एडवर्टीजमेंट किया जाता है, विज्ञापन किया जाता है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? लोगों की स्मृति को पुनः जागृत करना, मतलब अगर ध्यान से बातें उतर गई तो इसे फिर से जागृत करना। उत्पाद के बारे में जागृति पैदा करना, मतलब जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके बारे में लोगों को पता चले। राष्ट्रीय परिदृश्य पर किसी उत्पाद की स्थापना करना, मतलब जो राष्ट्रीय परिदृश्य है वहां पर भी कोई प्रोडक्ट हो उसकी स्थापना करना। उत्पाद के लिए नवीन बाजार का सृजन करना, मतलब नए नए बाजार आपके प्रोडक्ट के लिए मिलेंगे, ये भी विज्ञापन का एक लक्ष्य होता है। उपभोक्ताओं को उत्पाद प्रयोग करने हेतु शिक्षित करना, मतलब किसी प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है ये लोगों को बताना। उपभोक्ताओं को अन्य उत्पादों की तरफ आकर्षित होने से रोकना, और साथ ही साथ किसी दूसरे प्रोडक्ट की ओर वो ना जाए उनसे रोकना। देखिए, विज्ञापन के मुख्य चरण क्या है? लोगों की स्मृति को ताज़ा करना, मतलब फिर से याद दिलाना, उत्पाद के बारे में जागृत करना, राष्ट्रीय परिदृश्य पर स्थापना करना और नवीन बाजार का सृजन करना, और अन्य मतलब उत्पाद की ओर ना जाए इसके लिए आकर्षित, मतलब उसे रोकना, और साथ ही साथ अपने उत्पाद को कैसे प्रयोग करना इसे बताना। विज्ञापन मुख्यतः एक विपणन मतलब मार्ग संचार है, जो व्यक्तियों को किसी वस्तु, राजनीतिक गतिविधि या विचारधारा का समर्थन करने हेतु प्रेरित करता है। मतलब जो एडवर्टीजमेंट होता है ये किसी वस्तु हो गया, कोई राजनीतिक गतिविधि हो गई या विचारधारा हो गया, इसमें समर्थन मिले इसलिए किया जाता है। क्रिस आर्गिरिस ने अपुष्ट संदेश मतलब ग्रेप वाइन को किसी संगठन में समन्वय को सुसाध्य बनाने का सकारात्मक बाधा माना है। मतलब जो ग्रेप वाइन होता है ना, मतलब अपुष्ट संदेश, ये जो सुसाध्य मतलब समन्वय ठीक से चलेगा, कोऑर्डिनेशन बढ़िया रहेगा, इसमें बाधा होता है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि कौन सा बाधा आएगा, तो वहाँ पर ग्रेप वाइन रहेगा। यह एक प्रकार से आदमी का जन्मागत अधिकार है, इसका समन्वय नहीं हो पाता है। आगे दिया अशाब्दिक संचार के अंतर्गत देह भाषा, मुखी अभिव्यक्ति और लहजा आदि आते हैं। मतलब जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, आप कुछ बोलेंगे नहीं, आप संकेत करेंगे, है ना। आपकी अब देखिए देह भाषा मतलब बॉडी लैंग्वेज, आपका फेस एक्सप्रेशन और जो आपका टोन है, इससे पता चलेगा कि संचार कैसा है। अशाब्दिक संचार का अर्थ है शब्दों से रहित संचार, मतलब इसमें शब्दों का प्रयोग किए बिना ही संदेश को स्पष्ट करना या उसे प्रेषित करना होता है। अतः यह देह भाषा मतलब हाव भाव, मुखी अभिव्यक्ति, फेशियल एक्सप्रेशन और लहजा के द्वारा प्रेषित किया जाता है। ये पॉइंट हम लोगों ने कई बार देख रखा है कि जो अशाब्दिक कम्युनिकेशन मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, इसमें शब्द नहीं निकलते, इसमें आपके एक्सप्रेशन होंगे जो चीज़ों को प्रदर्शित करेंगे। अधिकारी या कोई व्यक्ति अपनी निराशा या खीज अपनी पेन को मेज पर पटक कर करते हैं। देखिए, अगर आपके पास कोई खीज है, कोई निराशा है, तो अपने पेन को मेज पर पटक देंगे, यहाँ से आपकी निराशा प्रकट हो जाएगी। अपने सहकर्मी के साथ वार्तालाप में वार्तालाप के विषय के हिसाब से प्रतिक्रिया देनी चाहिए। आपका कोई सहकर्मी है, उससे आप बातचीत कर रहे हैं, अब जैसी बातचीत होगी वैसी ही प्रतिक्रिया है देनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कोई बात एकदम अच्छा कर रहा है, कॉमेडी वाला, मजाक वाला, और आप वहाँ पे एकदम ऐसा समझिए बिगड़ा हुआ चेहरा लेकर खड़े रोने को, या फिर बात दुख की और आप वहाँ पे हंस रहे हैं, तो ये प्रतिक्रिया विपरीत हो जाएगी। वार्तालाप के दौरान सही समय पर मुस्कुराहट न केवल वार्तालाप को सौहार्दपूर्ण बनाता है, अपितु आपकी वार्ता में सक्रिय सहभागिता को भी प्रदर्शित करता है। देखिए, यहाँ पे बताया गया ना, सही समय पर मुस्कुराहट, जब आवश्यकता है तभी, है ना। इससे आपकी जो वार्ता होगी इसमें पता चलेगा कि आप एक्टिव हैं, है ना।
वार्तालाप के दौरान बेहद गंभीर बने रहना या सदैव मुस्कुराना या वार्ताकार के सभी विचारों को समर्थन देना वार्ता में आपकी अर्ध सहभागिता को दर्शाता है। मतलब आप बातचीत कर रहे हैं, आप एकदम गंभीर बने हुए हैं या लगातार मुस्कुरा रहे हैं या फिर जितनी भी बात वो बोल रहे हैं कि आप उसमें समर्थन दिए जा रहे हैं, तो ये दिखा रहा है कि अर्ध सहभागिता, मतलब आप पूरी तरीके से वहां पर एक्टिव नहीं है। आगे झुकना मतलब लीनिंग फॉरवर्ड धनात्मक वैयक्तिक संकेत है जो श्रोता द्वारा वक्ता की बात में रुचि एवं उसकी एकाग्रता का प्रदर्शन करता है। मतलब अगर आप आगे झुक रहे हैं तो ये दिखाया जा रहा है कि ये धनात्मक वैयक्तिक, मतलब जो आपका इंटरपर्सनल सिग्नल है ये पॉजिटिव है और आप श्रोता द्वारा वक्ता की बात में रुचि है और उसमें एकाग्रता का भी दर्शन है। यह श्रोता की प्रतिबद्धता को भी स्पष्ट करता है। लीनिंग बैक मतलब आप पीछे जा रहे हैं, है ना। विभ्रांति और अत्यधिक आत्मविश्वास का सूचक है। फिर आगे बढ़ते देखिए, त्योरी चढ़ना मतलब स्कॉलिंग, है ना, का नकारात्मक संकेत किसी व्यक्ति या उसके कार्यों को नापसंद करने, उससे चिढ़ होने या झुंझलाहट आने अथवा उस स्तर पर क्रुद्ध होने के लिए व्यक्त किया जाता है। मतलब जो स्कॉलिंग होता है, त्योरी चढ़ना, मतलब ये कब कब यूज होता है भाई, आपको कोई चीज़ नापसंद है, आपको चिढ़ आ रहा है, आप झुंझलाहट है या फिर बहुत क्रुद्ध है, तब ये प्रस्तुत किया जाता है। आगे झुकना धनात्मक वैयक्तिक संकेत है जो श्रोता द्वारा, ये तो अभी हम लोगों ने पीछे देख रखा है ना। फिर ये पॉइंट यहाँ पे फिर से रिवाइज हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट दिया है दूर संचार सेवा यांत्रिक संप्रेषण का उदाहरण है। मतलब देखिए, दूर संचार जितने भी टेलीफोनिक बातें हैं ना, ये यांत्रिक संप्रेषण, यांत्रिक मतलब इसमें मशीन भी शामिल हो रहा है, ये मैकेनिकल कम्युनिकेशन है। इसमें वक्ता द्वारा कही गई बात या संदेश को यंत्रों के माध्यम से परिवर्तित करते हुए श्रोता के पास ध्वनि के रूप में पहुंचाया जाता है। धातव्य है कि संचार में ऐसे माध्यमों को श्रव्य संचार मतलब ऑडियो कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसमें श्रोता को प्रापक केवल संदेश सुन सकता है, जैसे रेडियो, टेलीफोन, सेमिनार, समूह संचार इत्यादि। इस प्रकार के संचार में श्रवण इंद्रियों का उपयोग सर्वाधिक होता है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें प्रापक का शिक्षित होना जरूरी नहीं है, मतलब आप चीज़ों को सुनेंगे बस, है ना। आगे दिया साइमन द्वारा प्रस्तावित निर्णय लेने की क्रियाओं में सुझाए गए बिंदुओं में 3 महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार है। देखिए, साइमन ने क्या बताया कि अगर प्रस्तावित निर्णय लेना है तो आपको 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना पड़ेगा। बुद्धिपूर्ण प्रक्रिया मतलब इंटेलिजेंस एक्टिविटी, ये चीज़ होना चाहिए। अभिकल्प क्रिया मतलब डिजाइन एक्टिविटी और चयन प्रक्रिया मतलब चॉइस एक्टिविटी। मतलब बुद्धिपूर्ण क्रिया, अभिकल्प क्रिया और चयन प्रक्रिया, ये 3 चीज अगर रहेंगे तो आप आसानी से निर्णय ले सकते हैं। आगे यहाँ पर बताया गया हर्बर्ट साइमन ने वर्ष 1960 ईस्वी में अपनी निर्णय प्रक्रिया संबंधी सहायक तंत्रों को व्यक्त करने हेतु विवरण प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने माना कि निर्णय संबंधी प्रक्रिया के विभिन्न चरण होते हैं। मतलब जो निर्णय संबंधी प्रक्रिया है इसमें कई चरण हैं। उन्होंने ही सर्वप्रथम मनुष्यों में निर्णय प्रक्रिया से संबंधित मॉडल प्रस्तुत किया। मतलब मनुष्यों में निर्णय की प्रक्रिया, इसका सबसे पहला मॉडल किसने दिया था? साइमन ने दिया था। आगे बताया जा रहा है उपरोक्त विकल्पों में तादात्म्यकरण क्रिया मतलब आइडेंटिफिकेशन एक्टिविटी साइमन के निर्णय संबंधी प्रथम चरण मतलब बुद्धिपूर्ण प्रक्रिया का ही भाग है। मतलब ये जितने भी पॉइंट दिए गए ये बुद्धिपूर्ण प्रक्रिया का भाग है। एक तर्क संगत निर्णय प्रक्रिया के चरण निम्नलिखित है। देखिए, समस्या को परिभाषित करना, जो समस्या है उसको परिभाषित किया जाएगा। निर्णय पद्धति की पहचान कि कैसे निर्णय किया जाना है, पद्धतियों को एक क्रम में भागित करना, फिर आगे दिया इनमें विकल्पों का विकसित करना और विकल्पों का मूल्यांकन करना। इतनी चीजें जब आप करेंगे तो बाद में ये पता चलेगा कि आपकी बुद्धिपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो रही है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया निर्णय प्रक्रिया में सभी विकल्पों का प्रभाविता का मूल्यांकन करके ही अंतिम रूप से लिए जाने वाले निर्णय पर मुहर लगाई जाती है। मतलब जितने भी विकल्प हैं सभी विकल्प पे आप क्या करेंगे, सबको ध्यान देंगे, सबके प्रभाविकता कि इसका प्रभाव क्या हो सकता है, इसका मूल्यांकन करेंगे और जो अंतिम विकल्प होगा उसी पर आप क्या करेंगे, उसी पर आप मुहर लगाएंगे। निर्णय सार्वभौमिक रूप से विकल्पों के बीच चयन करने की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। देखिए, निर्णय क्या है, आपको फैसला लेना है। अब कई विकल्प है, जैसे आप एग्जाम में बैठते हैं आपके पास 4-5 विकल्प है, जैसे ए, बी, सी और डी। आपको सब लग रहा है कि ए भी हमारा उत्तर बन सकता है, बी भी उत्तर बन सकता है, सी भी बन सकता है और डी भी बन सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि जो विकल्प सबसे पास होता है, मतलब सबसे पास का विकल्प होता है, सार्वभौमिक है, मतलब हर जगह माना जाएगा, उसी विकल्प का चयन किया जाता है। यही निर्णय है। निर्णय का मतलब क्या है? सार्वभौमिक रूप से विकल्पों के बीच की चयन करने की प्रक्रिया है, इसी को निर्णय कहते हैं। निर्णय के बारे में बर्नार्ड ने व्यापक विश्लेषणात्मक आधार प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट किया है कि निर्णय व्यापक रूप से चयनों को संकुचित करने
में प्रयुक्त प्रविधियों की प्रक्रिया। देखिए जितना चयन है उसको आप क्या करेंगे, संकुचित कर देंगे। जैसे यहाँ पे 4 है, 4 विकल्प में से आपको सेलेक्ट करना है, आपने इसको सिकोड़ दिया और अब आपने 1 या 2 विकल्प पर पहुंच गए और आपने अंत में सिलेक्शन किया। तो देखिए यहाँ पे जो भी विकल्प थे ये क्या हो चुके, संकुचित हो चुके हैं। इसी को निर्णयन कहते हैं। निर्णयन कार्यवाही को निर्धारित करने की एक प्रक्रिया है। निर्णयन को प्रायः अनेक विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ के चयन के रूप में परिभाषित किया जाता है। देखिए निर्णयन क्या है कि जो कार्यवाही है ना इसको निर्धारित कर दिया जाएगा, ये प्रक्रिया है, और अनेक विकल्पों में से जो सर्वश्रेष्ठ है उसका चयन किया जाएगा, इसे निर्णयन कहेंगे। अतः निर्णयन जो होता है एक चयनात्मक प्रक्रिया है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है पेपर में कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्या है, चयनात्मक प्रक्रिया है। तो जो निर्णयन होता है ये चयनात्मक प्रक्रिया होता है। निर्णयन नीति निर्माण का पर्यायवाची नहीं है, मतलब जो डिसीजन मेकिंग होता है ऐसा नहीं कि ये नीति निर्माण का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक, आगे दिया भय एवं झूठी आशा निर्णय से संबंधित समस्या है। देखिए जो डर होता है और जो झूठी आशा मतलब फॉल्स होप है, ये क्या है, निर्णय से संबंधित समस्याएं हैं। ठीक, आगे यहाँ पर दोस्तों और दिया है, किसी भी प्राथमिकी दर्ज करना पुलिस का प्रमुख कर्तव्य और उत्तरदायित्व है एवं ऐसा न करना कानूनन गलत है। देखिए प्राथमिकी का मतलब मान के चलिए कि पुलिस विभाग में एक व्यक्ति अपनी कोई भी समस्या लेकर जाता है तो उसका जो पहला रिपोर्ट है दर्ज करना पुलिस का कर्तव्य और साथ ही साथ उसकी ड्यूटी भी है, मतलब उसका उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है, एवं ऐसा न करना कानूनन गलत है। अगर अब मान के चलिए आपके साथ कुछ गलत हुआ, आपका मोबाइल चोरी हो गया, आप रिपोर्ट दर्ज कराने गए पुलिस थाने पर, पुलिस अधिकारी क्या कह रहा है कि मतलब आप जाइए ढूंढ लीजिए, या फिर मतलब आपका FIR दर्ज नहीं कर रहे, तो कानूनन गलत है। एक जिम्मेदार अधिकारी होने के नाते संबंधित थाने के अधिकारी को कहेंगे कि चिकित्सा परीक्षण के उपरांत उसका केस दर्ज करें। देखिए यहाँ पे बात चोरी की नहीं है, बात यहाँ पर अगर चिकित्सा परीक्षण मतलब किसी को चोट लगी है तो पहले चिकित्सा परीक्षण होगा, उसके बाद उसका केस दर्ज किया जाएगा। मनोविज्ञान में स्वतः शोध प्रणाली ऐसे सरल एवं कुशल नियम है जिनका लोग अक्सर प्रयोग निर्णय करने में लेते हैं। देखिए स्वतः शोध प्रणाली मतलब आप खुद से एक्सपेरिमेंट करेंगे, मतलब खुद उसे शुद्ध करेंगे, ये सरल और कुशल नियम है जिसे लोग निर्णय लेने में करते हैं। यह मानसिक लघुपथ मतलब मेंटल शॉर्टकट है जो प्रायः किसी जटिल समस्या को एक पक्ष पर ध्यान केंद्रित करते और दूसरे पक्ष को नजरअंदाज करते हैं। एक निर्णय क्रम मतलब जो डिसीजन ऑर्डर होता है संभावित निर्णय का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है और प्रबंधक को वैकल्पिक निर्णय पथों के मापन में मदद करता है। यह नियुक्तियां विपणन, निवेश, उपकरण, क्रय मूल्य निर्धारण और इसी प्रकार के अन्य निर्णयों के विश्लेषण हेतु उपयोगी होती हैं, जिनमें छोटे छोटे निर्णयों की श्रेणी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर और आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर दिया है एक मैनेजर है ना, मैनेजर मतलब जो मैनेजर है या प्रबंधक को प्रभावी निर्णय लेने हेतु वातावरण बनाने की प्रमुख कौशलपूर्ण योजना से पूर्ण रूप में केवल अपने ऊपर ही निर्भर रहना शामिल नहीं है, जबकि शेष अन्य विकल्प शामिल है। देखिए ये बताया जा रहा है कि एक मैनेजर है, इसे कोई निर्णय लेना है ना। अब देखिए वातावरण बनाना है ना, प्रमुख कौशलपूर्ण योजना में बनाना, पूर्ण रूप से केवल अपने ऊपर निर्भर होना, यही नहीं है बाकी सब कुछ शामिल होता है। तरकड़ा के 4 सोपान है जिनका क्रम देखिए तैयारी, प्राक्कलन, निगमन और सत्यापन। देखिए जो तरकड़ा होता है मतलब जो तर्क प्रस्तुत करना होता है, इसमें 4 चीजें आप प्रिपरेशन करेंगे, हाइपोथेसिस देंगे, डिडक्शन रहेगा और बाद में वेरिफिकेशन होगा। तरकड़ा के तहत हम पहले तैयारी करते हैं, फिर उस आधार पर प्राक कल्पना बनाकर निगमन करते हैं और उसके बाद उसकी वैधता का सत्यापन किया जाता है, जिससे क्या होता है सिद्धांत तैयार होता है। जब कोई प्रबंधक किसी क्रेता को पहले खरीदी हुई कोई वस्तु वापस करने में सहायता करता है तो वो वस्तुतः योजनाबद्ध निर्णय का सहारा ले रहा है। इस तरह की समस्याएं पूर्व परिचित और सरलता से परिभाषित होती हैं तथा इनके संबंध में लिए जाने वाले निर्णय पूर्व मानक पर आधारित होते हैं। आगे दोस्तों बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए प्रदत्त सूचना, यहाँ पर है प्रदत्त सूचना के प्रक्रमण हेतु व्यक्तिनिष्ठ अनुभव के उपयोग, आत्मविश्वास और आत्म अभिप्रेरणा पर आधारित निर्णय लेना, अंतर्दशी निर्णय मतलब जो इंट्यूटिव डिसीजन को संदर्भित करता है। इसमें तार्किक एवं सांख्यिकी विश्लेषण की औपचारिक प्रक्रिया अपनाए बिना अनुभव और स्वप्रेरणा के आधार पर निर्णय लिया जाता है। आगे यहाँ पर दिया है सूचना के अधिकारी अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी का उत्तर देना आपकी जिम्मेदारी। मतलब जो सूचना के अधिकारी अधिनियम है मतलब अधिकारी अधिनियम के तहत आपको क्या करना है, जो जानकारी मांगी गई इसका उत्तर देना आपकी जिम्मेदारी है। अतः संबंधित व्यक्ति को जानकारी अवश्य प्रदान करना चाहिए। अगर कोई भी आपसे जानकारी मांग रहा है तो आपको जानकारी प्रदान करना चाहिए। आगे दिया है नगर निगम में अपनी सदस्यता का उपयोग कर एक ऐसे शैक्षणिक संस्थान को बढ़ावा देना
जिसके खुद सदस्य हैं एक अनैतिक कार्य। देखिए, नगर निगम में अपनी सदस्यता का उपयोग कर रहे हैं, है ना, और आप क्या कर रहे हैं कि ऐसे शैक्षणिक संस्थान मतलब स्कूल कॉलेज ये है, इसको बढ़ावा दे रहे हैं, आप खुद उसके सदस्य हैं, तो ये क्या है, अनैतिक कार्य है। अतः सदस्यों के आग्रह को इनकार करना उचित है। मतलब जो सदस्यों का आग्रह से इनकार कर देना चाहिए। एक पत्रकार की हैसियत से अपने मित्र की प्रचार सामग्री को अपने नाम से प्रकाशित करना पूर्णतः अनैतिक है। देखिए, आप क्या है, एक पत्रकार हैं, इसकी हैसियत से अपने मित्र की प्रचार सामग्री, आपके दोस्त की प्रचार सामग्री है, इसे आप प्रकाशित कर रहे हैं, ये अनैतिक है। अतः आप सहमत नहीं होंगे और उसे मना कर देंगे। मान के चलिए आप एक पत्रकार हैं और आपका एक फ्रेंड आता है और आपसे कहता है कि मेरी ये सामग्री है, इसे आप अपने माध्यम से प्रकाशित करा दीजिए, तो आप क्या करेंगे, उसे मना कर देंगे क्योंकि ये अनैतिक है। आगे दोस्तों और बढ़ेंगे, यहाँ पर दिया देखिए, भुगतान की तुलना में अधिक राशि का बिल किसी ग्राहक के कहने पर देना एक प्रकार की गैर कानूनी विधि है। मतलब देखिए, जितना भुगतान है बस उतना ही आपको देना है, उससे ज़्यादा पैसा चुकाना नहीं है, क्योंकि ये कानूनी गैर कानूनी गतिविधि है जो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। अतः ग्राहक से दुकानदार को यही कहना चाहिए कि हमेशा उसे सही राशि का बिल दिया जा सकता है। मतलब जितना अमाउंट है बस उतना ही देना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं देना है। आगे दिया, किसी भी कंपनी या कार्यालय में किसी कार्य से संबंधित कोई शिकायत या कार्रवाई हेतु सर्वप्रथम अपने निकटतम वरिष्ठ अधिकारी को सूचित किया जाना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी यदि कोई कार्यवाही नहीं होती तो अपने प्रभाग के प्रमुख को सूचित करना चाहिए। आपको कहीं कंप्लेन करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपका नज़दीकी है, नज़दीकी वरिष्ठ अधिकारी, जो नज़दीकी सीनियर है, आप उसे सूचित करेंगे। अगर तब भी आपकी बात पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तब आगे आप बढ़ेंगे। यातायात के नियम तोड़कर स्वयं की या दूसरे की जान जोखिम में डालना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। मीटिंग कितनी भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, कहीं भी आपसे कानून तोड़ने की अपेक्षा नहीं की जाती। देखिए, इमेजिन करिए आप एक मीटिंग के लिए निकल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सिग्नल तोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, तो ये गलत है। आपको कानून नहीं तोड़ना है, परिस्थिति चाहे जो हो जाए। आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आप सुनते हैं कि आपके अधिकार क्षेत्र में एक फसाद उभर रहा है, फसाद मतलब विवाद, है ना, तो तुरंत कार्रवाई न करके एक बड़े जो तुरंत कार्रवाई न करने पर एक बड़े दंगे में बदल सकता है। इसके लिए केवल दंगे से प्रभावित होने वाले लोगों के आधार पर अपनी कार्रवाई के तरीके पर निर्णय लेंगे। देखिए, अब आपको क्या पता चला, आप एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे आपको पता चला कि यहाँ पर फसाद होने वाला है, अगर इस पे कार्रवाई नहीं किया गया तो दंगा हो जाएगा, तो आप पता है क्या करेंगे, मतलब ये ऐसा काम करेंगे ना कि भाई कि आपके कार्रवाई से सिर्फ वही हो कि जो दंगे से प्रभावित होने वाले लोग हैं उन पर प्रभाव ना पड़े। मतलब कुछ ऐसा कीजिए कि दंगा होने ही ना पाए। कार्यस्थल पर उत्पीड़न की सूचना कार्यालय की छवि को खराब करने वाली है। पीड़ित को चाहिए कि उपयुक्त अधिकारी से शिकायत करे ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना घटित हो। देखिए, कार्यस्थल पर उत्पीड़न मतलब हरासमेंट अगर किया जाता है तो इससे क्या होगी, कार्यालय की छवि खराब होगी। तो भाई पीड़ित को चाहिए कि उपयुक्त अधिकारी से इसकी शिकायत करे ताकि भविष्य में फिर ऐसा कुछ ना होने पाए। बिना किसी चिकित्सक की सलाह के किसी भी तरह का दवा का उपयोग करना हानिकारक हो सकता है। अतः इस स्थिति में क्रेता को चिकित्सक से फ़ोन पर बात कर लेना चाहिए। जैसे मान के चलिए आप एक दवाई खरीद कर लाते हैं, आप डॉक्टर से सलाह नहीं लेते, आप डायरेक्ट दवाई खाते, तो ये नुकसानदेह हो सकता है। अधीनस्थ से शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत पर गौर करने के लिए समिति का गठन करना चाहिए और यदि शिकायत सही पाई गई हो तो आवश्यक कार्यवाही भी करनी चाहिए। आगे दिया है, यदि आपके घर में खाना बनाने वाले व्यक्ति ने अपनी पुत्री के विवाह के अवसर पर आपको निमंत्रण भेजा है तो आपको चाहिए कि उनकी पुत्री के लिए कोई उपहार खरीदे और आप विवाहोत्सव में भी उपस्थित हो। मतलब ये बताया जा रहा है कि आप एक अधिकारी हैं एंड आपके घर पे कोई खाना बनाते हैं, उसके लड़की की शादी है, उसने आपको निमंत्रण दिया है, तो चाहिए कि आप वहाँ पर अवश्य उपस्थित हो और साथ में उसकी पुत्री के लिए कुछ उपहार भी खरीदे। ये नैतिक तौर पर सही बात है, ठीक। तो ये आज की क्लास रही दोस्तों। अब अगली क्लास में हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो आप इसे जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।